हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 17 नवंबर 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। आप सभी को पता है हम अपना जो करंट अफेयर सेक्शन ये 3 सेक्शंस में लाते हैं, तो जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक से। आपके फ़ोन का डेटा, आपकी लोकेशन और आपके ब्राउजिंग हैबिट्स क्या किसी के पास बिना आपकी परमिशन जा सकता है? ये सवाल है जिसका जवाब देता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, एक नया कानून जो बताता है कि पर्सनल डेटा किस तरह से कलेक्ट होगा, कौन यूज़ करेगा और आपके क्या राइट्स होंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस एक्ट के मेजर पार्ट्स को नोटिफाई कर दिया। इसका मतलब इंडिया का पहला फुल फ्लेजेड डेटा प्राइवेसी लॉ अब लागू हो चुका है। अब सवाल यह है कि ये लॉ क्या है। ये एक बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेसी लॉ है जो गाइडलाइंस देता है कि किसी भी इंसान का पर्सनल डेटा कैसे प्रोसेस, स्टोर और सिक्योर किया जाए। सबसे पहला बेसिक टर्म्स थोड़ा समझते हैं इसका। तो पहला टर्म जो समझना है हमने वो है डेटा प्रिंसिपल के, यानी जिसकी डेटा कलेक्ट हो रहा है, बेसिकली आप या मैं, कोई भी इंसान जिसका पर्सनल डेटा किसी सिस्टम में स्टोर हो रहा है उसको डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा टर्म है डेटा फिड्यूशियरी। ये वो एंटिटी होती है जो आपका डेटा कलेक्ट करती है, उसे मैनेज करती है और डिसाइड करती है कि उसका यूज़ कैसे हो सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका डेटा प्रोसेसर। ये वो होता है जो डेटा को टेक्निकली प्रोसेस करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर के थ्रू उस डेटा का एनालिसिस करना या स्टोरेज मैनेज करना। तो ये हो गया आपका 3 टर्म्स जो आपने याद रखना है। तो थोड़ा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने गूगल मैप्स यूज़ किया, आप बन गए डेटा प्रिंसिपल क्योंकि आपका लोकेशन डेटा कलेक्ट हो रहा है। गूगल हो जाता है अब इसमें डेटा फिड्यूशियरी क्योंकि वो डेटा आपसे कलेक्ट कर रहा है और उसे कंट्रोल भी कर रहा है। फिर हो गया गूगल अगर किसी आईटी कंपनी को बोले कि वो आपका डेटा प्रोसेस करे तो वो थर्ड पार्टी कंपनी बन जाएगी डेटा प्रोसेसर। तो अब बात करते हैं डेटा प्रिंसिपल के कुछ राइट्स होते हैं, उस राइट्स को थोड़ा जानने को ट्राई करते हैं। आप ये पूछ सकते हैं अभी कि आपका डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका डेटा गलत या आउटडेटेड है तो आप उसे करेक्ट या डिलीट करने की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन राइट्स के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होते हैं। आप झूठी या फ्रिवलस कंप्लेन नहीं दे सकते, किसी और के नाम से डेटा देकर इम्पर्सनेट नहीं कर सकते आप। और अभी ये भी जानना ज़रूरी है कि डेटा फिड्यूशियरी के क्या ऑब्लिगेशंस हैं। अभी डेटा फिड्यूशियरी जो यूज़ करेगा आपका डेटा, उसे रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स लगाने होंगे ताकि डेटा ब्रीच ना हो, और जब डेटा की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसे इरेज करना होगा, मतलब डिलीट कर देना होगा। एक नया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी बनाया गया है जिसमें 4 मेंबर्स होंगे। ये बोर्ड कंप्लेंट्स सुनेगा और अगर कोई डेटा मिसयूज़ हुआ है तो पेनल्टी भी लगा सकता है। लेकिन इस एक्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी है। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट्स का ये कहना है कि आरटीआई एक्ट को ये थोड़ा कमज़ोर बना सकता है। कैसे? पहले जो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के तहत अगर किसी इन्फॉर्मेशन का लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होता था, जैसे करप्शन या पावर मिसयूज़ को एक्सपोज करना, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का पर्सनल डेटा भी डिस्क्लोज किया जा सकता था। लेकिन अब इस एक्ट के अनुसार इस सेक्शन को अमेंड कर दिया गया है और अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल्स के जो होते हैं वो थोड़ा पहले से मुश्किल होंगे निकालने के लिए, चाहे वो किसी भी कॉज के लिए क्यों ना हो। तो इस वजह से आरटीआई एक्टिविस्ट का ये कहना है कि ये लॉ जो है ट्रांसपेरेंसी को वीकन करेगा थोड़ा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का अकाउंटेबिलिटी जो है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मिलना चाहिए हम लोगों को, वो शायद नहीं मिलेगा इतना ईजिली पहले जैसा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इट इज़ अबाउट बेलम एक्शन प्लान और क्लाइमेट फाइनेंस जो रिसेंट COP30 समिट में लॉन्च हुआ है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 का समिट बेलम में हुआ, ये ब्राज़ील में है, और यही से लॉन्च हुआ बेलम एक्शन प्लान फॉर हेल्थ एंड क्लाइमेट एडाप्टेशन। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें 80 देश और ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया, और ख़ास बात यह है कि 35 फिलेंथ्रोपिक ग्रुप्स ने मिलकर $300 मिलियन प्लेज किया ताकि हेल्थ और क्लाइमेट दोनों को इंटीग्रेट करके सॉल्यूशंस डेवलप किया जा सके। लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है अभी, इस प्लान का क्या ज़रूरत है?
अभी लेसेड काउंटडाउन की 2025 रिपोर्ट कहती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग हीट वेव से ही मर रहा है और लगभग 15,000 लोग वाइल्ड फायर स्मोक के एक्सपोजर से। हेल्थ और क्लाइमेट अब अलग इश्यूज नहीं रहे। क्लाइमेट चेंज अब डायरेक्ट हेल्थ सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। अब यूएनईपी के एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज को 2035 तक हर साल 310 to 365 बिलियन डॉलर्स चाहिए होगा एडॉप्टेशन के लिए, जबकि अभी बस मिल रहा है 40 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। अभी ये तो एडॉप्टेशन गैप है और इसी गैप को ब्रीच करने के लिए ये बेलम एक्शन प्लान अभी लाया गया है। इंडिया ने भी यूएनएफसीसीसी सबमिशन में ये बोला है कि 2030 तक हमें $640 बिलियन चाहिए एडॉप्टेशन के लिए। थोड़ा से बैकग्राउंड अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस का ओरिजिन क्या था। इसको हम लोग शॉर्टली देखेंगे। इसका डिटेल वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया है, आप लोग देख सकते हो पहले का वीडियोस, और हम लोग का फाउंडेशन का क्लासेस में तो ये सब किया ही जाता है, तो आप लोग क्लासेस का वीडियो भी देख सकते हो। 1992 में यूएनएफसीसीसी ने प्रिंसिपल दिया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू पहला कार्बन फाइनेंस मैकेनिज्म आया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। फिर 2009 के कोपेनहेगन अकॉर्ड ने प्रॉमिस किया $100 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंस का। 2010 में बना ग्रीन क्लाइमेट फंड और 2015 के पेरिस एग्रीमेंट ने क्लाइमेट फाइनेंस को सेंट्रल बना दिया। एडॉप्टेशन और लॉस एंड डैमेज दोनों को फोकस में रखा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ओईसीडी के जो नंबर्स है ये कहता है कि अभी तक सिर्फ 83 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास ही प्रोवाइड किया गया है, और एडॉप्टेशन जो कि डेवलपिंग नेशंस के लिए सबसे अर्जेंट है, उसको टोटल क्लाइमेट फाइनेंस का सिर्फ 20 to 25% ही मिल रहा है। एक होप की बात है कि फिलैंथ्रोपीज और प्राइवेट कैपिटल का रोल अभी बढ़ रहा है, जैसे कि COP30 में $300 मिलियन का प्लेज। इसी तरह से और कुछ ऐसा ही आ जाए कैपिटल, यही आशा है। और COP28 में एक बड़ा स्टेप लिया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज किया गया। अब समझते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के इम्प्लीकेशंस क्या है। डेवलपमेंट एंगल से अगर समझे, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और हेल्थ सर्विसेज को रेजिलियंट बनाता है। जियोपॉलिटिक्स में अगर इसका रोल देखें कि अगर फाइनेंस प्रोमिसेस पूरे नहीं होते तो नॉर्थ साउथ ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता ही जाएगा। इकोनॉमी एंगल समझते हैं कि ये क्लाइमेट शॉक्स से GDP लॉस को रिड्यूस करता है और एनर्जी ट्रांजिशंस में भी हेल्प करता है, जैसे रिन्यूएबल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन टेक को थोड़ा एक्सेलरेट करता है, थोड़ा इसका यूज़ बढ़ाता है। और हेल्थ सेक्टर में भी ये WHO और लैंसेट जैसे रिपोर्ट्स में हाईलाइट हुआ है कि हेल्थ फाइनेंसिंग गैप को क्लाइमेट फाइनेंस से ब्रिज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के रोल की। इंडिया एक रेसिपिएंट भी है और कंट्रीब्यूटर भी है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लाइफ मिशन मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इंडिया ने 2021 से 2022 में $146 बिलियन क्लाइमेट रिलेटेड मल्टीलेटरल फंड्स रिसीव किए हैं अब तक, और डोमेस्टिक लेवल पर भी आर्किटेक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, परफॉर्म अचीव ट्रेड फॉर, ये जो मैकेनिज्म है ये इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। और कुछ स्टेट्स जैसे केरला, उड़ीसा, झारखंड ने अपना क्लाइमेट बजट इंट्रोड्यूस किया है। नेगोशिएशन के टेबल पर भी इंडिया एक्टिव है। $100 बिलियन का प्रॉमिस्ड अमाउंट पूरा हो, 2025 के बाद एक स्ट्रॉन्गर फाइनेंस गोल बनाया जाए, ग्रांट्स पर ज़्यादा फोकस हो ना कि लोन्स पर, और एडाप्टेशन फाइनेंस का शेयर बढ़ाया जाए। तो ये अभी एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि क्लाइमेट और हेल्थ को अब पैरेलल नहीं, इंटीग्रेटेड अप्रोच से देखना होगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दिस टॉपिक इज़ अबाउट द रिसेंटली हेल्ड जनजातीय गौरव दिवस। ये स्टार्ट हुआ था 2021 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब ये डेट ही क्यों? क्योंकि 15 नवंबर जो है ये बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती है, और बिरसा मुंडा जी बहुत ही एक बड़े ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। बिरसा मुंडा जी ने ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ उलगुलन यानी एक बड़ा रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। उन्होंने ट्राइबल्स के राइट्स के लिए लड़ाई की और ब्रिटिश सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए भगवान के रूप में पूजे जाते थे।
इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान दिया था। संथाल्स, तमर्स, कोल्स, वेल्स, खासीज, मिजो जैसे ट्राइब्स ने ब्रिटिश के अगेंस्ट कई मूवमेंट्स लीड किए। अभी यूपीएससी मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइबल्स का फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो कंक्लूजन में आप लोग ऐसे लिख सकते हो जैसे कि बिरसा मुंडा जी ने जो कंट्रीब्यूशन है, उनका कंट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करते हुए जनजातीय गौरव दिवस डिक्लेयर किया है। 2023 में इसी दिन एक बड़ी स्कीम भी लॉन्च की गई थी, पीएम जनमन। पीएम जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये स्कीम स्पेशल बनाई गई है पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। इसका एम है कि पीवीटीजी फैमिलीज को बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, जैसे सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड और टेलीकॉम कनेक्टिविटी, फिर सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिले। अब ये पीवीटीजीज होते कौन है ये थोड़ा समझ लेते हैं। 1973 में धेबर कमीशन ने बोला कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उन्हें एक अलग कैटेगरी में डाला जाए। तब इन्हें बोला गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। तो पहले इनका नाम था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, फिर 2006 में उनका नाम चेंज करके हुआ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आज इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजीज लिस्टेड है। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में है? ओडिशा में। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दिस इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अपडेट है जो हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड है। जापान के ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नई थेरेपी डेवलप की है स्पाइनल फ्रैक्चर्स ट्रीटमेंट के लिए। इस थेरेपी का नाम है एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल थेरेपी। अब सिंपली अगर इसको समझना है, ये स्टेम सेल्स आपके बॉडी फैट से निकाले जाते हैं और इनका यूज़ बोन और टिश्यू रिपेयर के लिए होता है। बस यही जानने से हो जाएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। ये मेथड एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जैसे वर्टिब्रोप्लास्टी या इम्प्लांट्स के मुकाबले कम इन्वेसिव है। एल्डरली लोगों के लिए ये थोड़ा सेफ है। बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को ये एक्टिवेट करता है और लॉन्ग टर्म में हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम कर सकता है। लेकिन अब बात जो है, अभी इसमें एक इशू है। अभी ये थेरेपी मोस्टली एनिमल स्टडीज़ तक लिमिटेड है और ह्यूमन ट्रायल्स अभी चल रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है आज का आखिरी टॉपिक, इकोनॉमी से रिलेटेड WPI इन्फ्लेशन यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन। अक्टूबर 2025 में इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI इन्फ्लेशन गिरा है, अभी -1.21% तक कम हो गया है। तो मतलब नेगेटिव जोन में आ गया है ये। इसका मतलब है कि होलसेल लेवल पे फूड आइटम्स, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसेस घट गया है। ये डेटा रिलीज़ करता है कौन? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। अब एक पॉइंट याद रखिए, WPI सिर्फ गुड्स के प्राइसेस को ट्रैक करता है, सर्विसेज के नहीं। और यही CPI के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इसका। WPI का 3 मेजर कैटेगरीज होते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इस नेगेटिव WPI का क्या मतलब होता है, अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोड्यूसर लेवल पे कॉस्ट कम हो रहा है। इंडस्ट्री के लिए अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इनपुट कॉस्ट घट रही है अभी। फिर RBI पॉलिसी डिसीजंस को समझने में मदद मिलती है और गवर्नमेंट के लिए सब्सिडी बर्डन कम हो सकता है। लेकिन अगर CPI हाई रहा तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्फ्लेशन सर्विसेज या सप्लाई इश्यूज़ की वजह से ही हो रहा है। तो ये भी थोड़ा जान लेना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज़ फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।